वेरी वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने लाए हैं असेसमेंट आकलन। स्पेशल एजुकेशन में, विशेष शिक्षा में हम आकलन किस प्रकार से करते हैं या आकलन होता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं आकलन। तो आकलन होता क्या है? आकलन इज अ प्रोसेस इन विच वी आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द डीप नॉलेज अबाउट द चाइल्ड। क्या है आकलन? आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे के बारे में आंतरिक सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी अपने पास करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें बच्चे को टीच करना है, पढ़ाना है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये आकलन क्या है? आकलन एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया। तो सतत प्रक्रिया क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों है कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि हर एक बच्चा एक बच्चे से भिन्न होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर किसी की अलग अलग एबिलिटी होती है, योग्यताएं होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा उम्र के साथ बढ़ता है, ऐसे उसके रहन सहन में, उसके वातावरण में परिवर्तन आता है। इसी आधार पर ये एक अंतिम छोर नहीं हो सकता, एक अंतिम प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये एक क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उसका रहन सहन बदलता है, उसके अनुसार उसका वातावरण बदलता है। इसी प्रकार से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें हम किस चीज को गैदरिंग करते हैं? सभी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। तो दक्षता का स्तर, लेवल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कॉम्पिटेंसीज, उसकी योग्यता, एबिलिटी कितनी है उसकी, जिस कौशल में हम जांच रहे हैं, प्रत्येक कौशल में, चाहे उसका खाना है, चाहे पीना है, चाहे रहना है, सहना है, उसका लिखने का लेवल है, राइटिंग स्किल्स का लेवल है, चाहे उसका कैलकुलेशन का लेवल है, चाहे उसका होम एनवायरनमेंट में रहने का क्या लेवल है, वो दैन प्रगति स्तर, लेवल ऑफ प्रोग्रेस, उसका प्रोग्रेस क्या है अब तक का, जब हम आकलन कर रहे हैं तब तक का उसका प्रोग्रेस क्या है, प्रगति का स्तर क्या है, कितना वो प्रगति किया है या नहीं किया है, कितनी उसकी कमियां हैं, कितनी योग्यता है, ये सब किसके द्वारा हम पता करते हैं? ये सिर्फ हम आकलन के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो आकलन की जो एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है, एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट भूमिका है, जिससे हम बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं और उसके शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रोग्रेस और लेवल ऑफ एफिशिएंसी या कॉम्पिटेंसी को कैसे जांचा जाता है, असेसमेंट में हम कैसे जांचते हैं। तो अगर हम बात करें, अभी जो हम बताया आपको, दक्षता का स्तर, दक्षता का स्तर 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, प्रगति का स्तर, इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए या बच्चे के बारे में जानकारी करने के लिए, तो हम कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं? क्या है? नंबर 1 हमारा क्या है? एक नंबर 1 पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या है? अवलोकन। क्या है? अवलोकन। अवलोकन क्या है? अवलोकन को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है। नंबर 2 हमारा क्या है? किन चीजों का प्रयोग करके हम बच्चे की इंफॉर्मेशन या उसकी सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के द्वारा, दूसरा उपकरणों का प्रयोग करके, उपकरणों का प्रयोग, उपकरण क्या है? टूल्स का यूज करके। थर्ड नंबर क्या है हमारा? सूची, लिस्ट। फोर्थ नंबर क्या हो गया हमारा? परीक्षण। क्या हुआ? परीक्षण। ये क्या है? टेस्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ क्या है? हम सबसे पहले क्या है, इन चीजों को ऑब्जर्वेशन द्वारा, उपकरणों का प्रयोग करके, सूचियों के द्वारा, परीक्षण, टेस्ट के द्वारा हम इनका आकलन बच्चों का कर सकते हैं, उनकी योग्यता को जांचने के लिए, उनकी प्रगति के स्तर को नापने के लिए। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आवश्यकता। अब आवश्यकता क्यों है असेसमेंट की? जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक दूसरे से एक प्रत्येक से भिन्न होते हैं, तो उनकी योग्यताएं, उनकी कमियां जांचने हेतु ही लिए हमें असेसमेंट की जरूरत होती है, जिससे कि हम उनके प्रत्येक बच्चे की उनकी कमियों को, योग्यताओं को, उनके एनवायरमेंट को, पर्यावरण को जांचने के लिए, उसके स्तर को देखने के लिए। क्यों देखना है? क्योंकि उनके लिए हम एक सही योजनाएं, सही प्लान तैयार तभी कर सकते हैं जब उनके बारे में हमें मालूम हो या उनके सूचनाएं हमारे पास इकट्ठा हो या हमारे पास हो। ठीक है, तो आवश्यकता क्या है? यह मैं पॉइंट में एक तो उनकी मानसिक योग्यता जानने के लिए, मानसिक योग्यता, उनकी मानसिक योग्यता जानने के लिए, ठीक है, उनके कौशल व्यवहार को जानने के लिए, कौशल व्यवहार को जानने के लिए, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, स्किल्स, बिहेवियर, देन शैक्षणिक स्तर, शैक्षणिक स्तर को देखने के लिए, ठीक है, उनके वातावरण या परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, परिवेश के बारे में पता लगाना, ठीक है, चिकित्सकीय आवश्यकताओं, चिकित्सकीय आवश्यकताओं आदि का पता लगाने के लिए हमें जरूरत है, नीड है किसकी? असेसमेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। आकलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कौन कौन से हैं? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है, सूचनाएं, इकट्ठा करने हेतु, फर्स्ट उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ठीक है। नंबर थर्ड, उपचार हेतु उपचार के लिए नीतियों का बनाना, ठीक है, उपचार के लिए नीतियों का बनाना। नंबर 4, प्रशासनिक उद्देश्य हेतु, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य फर्स्ट क्या है कि बच्चे के बारे में सूचनाओं को इकट्ठा करना। सूचनाओं को इकट्ठा करने से क्या है कि हम उसके लिए अच्छी प्रकार से या सही ढंग से
एक क्रमबद्ध तरीके से या एक सही रूप में हम योजना तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का मतलब क्या है कि उसको पढ़ाना क्या है, कहाँ उसकी कमियां हैं, किस कौशल में उसको पढ़ाना चाहिए, किस कौशल में नहीं पढ़ाना चाहिए, कहाँ उसको किस चीज की आवश्यकता है, वो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। देन उपचार के लिए अन्य समस्या या प्रॉब्लम्स या कोई भी समस्या है उसके उपचार हेतु हम नई नीतियों को बनाना है, जैसे मैंने बताया कि प्लान्स, नई योजनाओं को बनाना। देन प्रशासनिक उद्देश्य हेतु, कि प्रशासनिक उद्देश्य हेतु क्या, क्योंकि अगर हमारे पास किसी का रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, तो उसको हम देखकर दूसरे की योजनाओं को अच्छी प्रकार से बना सकते हैं कि पहले जो हमने किया था उसका रिजल्ट या परिणाम ये आया, तो उससे क्या है, हमें प्रशासनिक उद्देश्य हेतु बहुत मदद मिलती है बच्चे के नए प्लान हेतु। ठीक है, तो ये थे उद्देश्य। ठीक है, अब हम बात करें लेवल ऑफ असेसमेंट। क्या बात करेंगे, लेवल ऑफ असेसमेंट, लेवल की बात करेंगे, लेवल ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट के लेवल क्या है, हम बात करेंगे यहाँ असेसमेंट के लेवल तीन लेवल की हम बात करते हैं। नंबर 1, ठीक है, पहला लेवल है हमारा फर्स्ट लेवल है बच्चे की स्क्रीनिंग, जिसको हम बोलते हैं जांच करना। क्या है, जांच करना। स्क्रीनिंग, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल क्या है, फर्स्ट लेवल ये हो गया, सेकंड लेवल हमारा निदान करना है, निदान करना, दैट मीन्स डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, ठीक है। नंबर 3 केस स्टडी, केस स्टडी। ये क्या है, हमारे आकलन असेसमेंट के लेवल है, असेसमेंट के लेवल है। फर्स्ट लेवल क्या है, जांच करना। तो स्क्रीनिंग क्यों जरूरत है, स्क्रीनिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि पता लगता है कि बच्चा सुनने में उसकी कितनी क्षमता है, या उसकी खेलने में कितनी क्षमता है, उसके चलने फिरने में कितनी क्षमता है, या उसकी देखने में कितनी क्षमता है। तो उनकी स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अगर एक लेवल पे बच्चों को अलग अलग बांटना है, बच्चों को अलग अलग वर्गों में रखना है, तो हमें स्क्रीनिंग की जरूरत होगी। क्योंकि इसको मान लीजिए एक बच्चे को देखने में समस्या है, तो उसका आकलन, उसकी स्क्रीनिंग हम स्क्रीनिंग करके बता सकते हैं कि किसी बच्चे को देखने में समस्या है या उसको देखने में समस्या है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुनने में समस्या है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटना है, तो उसकी स्क्रीनिंग करना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आकलन का क्या है, स्क्रीनिंग, जांच करना है। सेकंड है निदान करना। निदान क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, हम मोस्टली मनोवैज्ञानिक स्तर की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर के मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशंस की बात करते हैं। यहाँ हम निदान में बच्चे के मानसिक स्तर की जांच करते हैं कि किस बच्चे का कितना मानसिक लेवल है, कितने मानसिक लेवल पे वो काम कर रहा है, या उसके किन कौशलों में कितनी मेंटल एबिलिटी है। थर्ड है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है कि एक बच्चे पे सभी विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं। सभी विशेषज्ञ का मतलब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, बहु विशेषज्ञों के द्वारा, एक समूह के द्वारा एक बच्चे पर सभी का एक साथ डिस्कशन होने के पर एक योजना बनाना, अध्ययन उस पर कार्य करना केस स्टडी कहलाता है। एक बच्चे पे, जैसे हम स्पेशल एजुकेशन में इंडिविजुअली एक आईपी तैयार करते हैं, जिसको हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं,
तो एक बच्चे पे है तो दैट मीन्स एक केस स्टडी के रूप में हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी जो है बहुविशिष्टों के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये क्या है हमारे असेसमेंट के लेवल, ठीक है। तो यहां हमारे हो गए असेसमेंट के लेवल, 3 असेसमेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स, प्रकार, असेसमेंट के प्रकार, प्रकार या विधियां, ठीक है, टाइप्स, मेथड, ठीक। तो टाइप्स या मेथड, तो हम बात करते हैं टाइप्स और मेथड की। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के हम असेसमेंट के प्रकार, टाइप्स, मेथड्स, विधियों की बात करते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है अनौपचारिक, अनौपचारिक असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, अनौपचारिक आकलन। दूसरा है हमारा औपचारिक, इसको बोलते हैं हम औपचारिक को फॉर्मल क्या बोलते हैं? तो कितने प्रकार का आकलन, कितने प्रकार का असेसमेंट है? 2 प्रकार का, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अब ये होते क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ एक एक के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? अनौपचारिक के बारे में। अनौपचारिक इनफॉर्मल के बारे में बात करते हैं। तो अब इसके अंदर कौन कौन से ये हैं अनौपचारिक कि हम कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं इसमें? जैसे नंबर 1 इसमें आ जाता है CRT, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। दूसरा हमारा CBA, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैरिकुलम बेस्ड असेसमेंट, कैरिकुलम बेस्ड असेसमेंट CBA, ठीक है। नंबर थर्ड नंबर पे हमारा ऑब्जर्वेशन। क्या है हमारा थर्ड नंबर पे? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर 4 पे हमारा जाता है इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये अनौपचारिक इनफॉर्मल असेसमेंट है। इनफॉर्मल असेसमेंट किसके बेस पे होता है? ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? परफॉर्मेंस के बेस पे होता है अनौपचारिक परफॉर्मेंस। तो यहां क्या है? CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब है कसौटी संदर्भ। क्राइटेरियन रेफरेंस का मतलब क्या है? कसौटी संदर्भ परीक्षण। CRT क्या है? क्राइटेरियन, कसौटी है। हम किसी प्रकार से भी परफॉर्मेंस के आधार पर हम बच्चे की एबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसीज को जांच सकते हैं। दूसरा क्या है? CBA, जिसको बोलते हैं कैरिकुलम बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। कैरिकुलम बेस्ड
असेसमेंट, इसकी हम बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं अब ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? अवलोकन। क्या है ऑब्जर्वेशन का मतलब? अवलोकन। अवलोकन या प्रेक्षण। प्रेक्षण। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? निगरानी करना, मतलब निगरानी रखना, सतर्कतापूर्ण निगरानी रखना किसी पे। तो ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन हम दो प्रकार से करते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इसके भी हम अभी बात करते हैं। तो पहले हम अब ले लेते हैं इंटरव्यूज, इसके बाद करेंगे क्वेश्चनर एंड चेकलिस्ट। देखिए इंटरव्यूज, इंटरव्यू आमने सामने बैठकर हम इंटरव्यूज या पूछ के बच्चे से, जैसे हम सामने बैठे हैं, या ग्रुप डिस्कशन समूह में बैठकर चार बैठे हैं, बच्चे से पूछना है, इंटरव्यू है। ठीक है, वार्तालाप माध्यम से क्वेश्चनर, पर्सनावली बना के हम कुछ क्वेश्चन बना के बच्चों से लेते हैं। जैसे टेस्ट में हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्वेश्चंस बनाकर उनके द्वारा टेस्ट लेना है। चेकलिस्ट के माध्यम से, जैसे हम कुछ चेकलिस्ट भी यूज करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परीक्षण, उनको परीक्षण या अवलोकन करने हेतु। तो अब हम बात करते हैं यहाँ, हम इनको सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीए की। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, बाद में बात करेंगे। तो हम यहाँ करते हैं सीबीए। किसकी बात करते हैं? सीबीए की। तो सीबीए क्या है? कैरिकुलम बेस्ड असेसमेंट। क्या है? कैरिकुलम बेस्ड असेसमेंट है। तो इसमें क्या है? इसमें 3 पॉइंट है। नंबर 1, कैरिकुलम बेस्ड मेजरमेंट। क्या है? कैरिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, पाठ्यक्रम निर्धारित आकलन है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि औपचारिक में क्या होता है, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के आधार पर ही हम बच्चे की जांच करते हैं कि कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और उसकी तुलना किससे की जाती है? परफॉर्मेंस एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है किससे तुलना की जाती है? पाठ्यक्रम से, कैरिकुलम से तुलना की जाती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य की तुलना से बच्चे के परफॉर्मेंस की तुलना की जाती है। ठीक है, उद्देश्य। तो कैरिकुलम बेस्ड मेजरमेंट किया जाता है, सिलेबस है बच्चों को आ जा रहा है। दूसरा उसमें आ जाता है हमारा टीचर मेड टेस्ट। क्या आ जाता है? टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट, तो इसमें क्या है? टीचर मेड टेस्ट भी, इसमें कैरिकुलम में टीचर मेड टेस्ट भी रहता है। अध्यापक के द्वारा किसी प्रकार का टेस्ट बना हुआ है, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो, चाहे आपके चेकलिस्ट हो, किसी प्रकार का हो, उससे हम बच्चे के आकलन करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। आकलन, अवलोकन, अवलोकन या प्रेक्षण एक ही बात है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कितने प्रकार का है? हम यहां ऑब्जर्वेशन 2 प्रकार का। ऑब्जर्वेशन कितने प्रकार का है? एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन। तो प्रत्यक्ष में कैसे है? हम प्रत्यक्ष में कैसे जांच करते हैं और अप्रत्यक्ष में कैसे जांच करते हैं? मैंने बताया कि अवलोकन क्या है? निगरानी रखना है। निगरानी कैसे? सतर्कता पूर्व रखना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी की इंफॉर्मेशन लेना होता है, सूचना लेना होता है, या हमें फ्रेंड सर्कल में किसी के बारे में, उसके बारे में या उसकी पीछे की इंफॉर्मेशन किसी से लेनी, तो किससे लेनी? उसके दोस्तों से, उसके माँ बाप से, घर से, संबंधियों से, किसी से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो उसके संपर्क में रहते हो, या हम खुद उसका ऑब्जर्वेशन स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। तो स्वयं अवलोकन क्या है? 2 प्रकार से है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। स्वयं हो या दूसरे से हम बातचीत करके, दोनों 2 प्रकार से ये। तो एक तो ये है कि छिपकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है।
चिपकर प्राप्त का जानकारी क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट, मतलब उसको पता नहीं लगना है और हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे एक दूसरे से दूसरे दोस्त की सूचनाओं को हम ले लेते हैं कि हाँ उसने क्या किया है या वो क्या करता है इस समय के बाद या क्या नहीं करता है, तो वो क्या इनडायरेक्ट वे में उससे ना पूछकर दूसरे व्यक्ति से सूचना लेना, ठीक है, या खुद लेना है। जैसे मान लीजिए स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए हम अप्रत्यक्ष में क्या करते हैं, मान लीजिए एक कमरे में जो टीचिंग रूम है उसमें बाहर एक अगर विंडो पे हम शीशा लगा देते हैं तो उससे क्या हम आर पार देख सकते हैं शीशे के द्वारा, तो पारदर्शिता हो जाती है, तो हम बाहर खड़े होकर भी बच्चे की एक्टिविटी को देख सकते हैं, ठीक है, उससे उसका अवलोकन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि बच्चा किस एक्टिविटी को किस रूप में कर रहा है, या वो स्किल या कौशल व्यवहार है या समस्यात्मक व्यवहार है, दोनों व्यवहार को वो किस प्रकार से कर रहा है। प्रत्यक्ष में क्या है, प्रत्यक्ष में हम उसके साथ घुल मिलकर बैठकर हम उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए आप बच्चे को अब क्या करेंगे, बच्चे के साथ आप बैठेंगे, उसको पढ़ाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो बच्चे के कौशल या समस्यात्मक व्यवहार को जानेंगे कि उसमें समस्यात्मक व्यवहार क्या है और कौशल व्यवहार कौन कौन से हैं, कितनी उसकी कॉम्पिटेंसीज है, क्या कमियां हैं, ये सब हम उसके साथ रहकर जान सकते हैं। और दो प्रकार से, और एक न रहने के उसके साथ न रहकर जान सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन अवलोकन कितने प्रकार का हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा औपचारिक, क्या हो गया हमारा औपचारिक, ठीक है। अब हम दूसरे असेसमेंट की बात करते हैं, वो है हमारा औपचारिक। क्या है औपचारिक, औपचारिक, तो औपचारिक का क्या है फॉर्मल, औपचारिक क्या है हमारा फॉर्मल असेसमेंट है, क्या है फॉर्मल असेसमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें कितने आ जाता है, कौन कौन से पॉइंट है, नंबर 1 एक तो आ जाता है, उसमें क्या है क्राइटेरियन के रेफरेंस है, मतलब कसौटी संबंधित है। इसमें क्या है एनआरटी, नंबर 1 क्या है एनआरटी, ठीक है। एनआरटी क्या है नॉर्म, नो रेफरेंस टेस्ट, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं मानक, नॉर्म का मतलब क्या है मानक, मानक संदर्भ परीक्षण। मानक संदर्भ परीक्षण एनआरटी, ठीक है। एनआरटी क्या है नॉर्म, मानक है। मानक कब होता है, जब स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि उसमें एक वैधता, वैधता होती है, क्या होती है वैधता। तो इस वैधता के अनुसार औपचारिक क्या है स्टैंडर्डाइज टूल है, वैधता वाले टूल हैं, ठीक है, जिनमें मानकता होती है या मानकीकृत होते हैं। क्या होते हैं मानकीकृत, हम क्या बोलते हैं मानकीकृत परीक्षण, क्या बोल सकते हैं हम मानकीकृत परीक्षण बोल सकते हैं इनको, मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स। तो कौन कौन से हैं, नॉन रेफरेंस टेस्ट एनआरटी, जैसे आपका आप जैसे आप इंटेलिजेंस टेस्ट है या और टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, जैसे टीएटी है, थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद डीएसटी है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो DTLD, ठीक है। 4th 5th ग्लैड, GLAD ग्लैड टूल जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए गए। ये डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टूल्स हैं। ये क्या है थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट जो पर्सनैलिटी का है, वो ये एनआरटी है जिसमें मानक संदर्भित होता है। ये क्या है सब टूल्स हैं, जितने भी मानकीकृत परीक्षण है वो सब किसमें है औपचारिक आकलन में है। असेसमेंट के बारे में हमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट हमने असेसमेंट के बारे में क्या है उसका कंसेप्ट, ठीक है, असेसमेंट का कंसेप्ट। दूसरा इसकी जरूरत क्यों है, ठीक। थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हमने क्या लेवल ऑफ असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद
लेवल के बाद टाइप्स, कितने प्रकार के असेसमेंट के टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा असेसमेंट, कि असेसमेंट होता क्या है, इस विशेष अक्षर वाले बच्चों के लिए आकलन की जरूरत क्यों है। ठीक है, अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से टूल हैं या कौन कौन से उपकरण हैं या कौन कौन से परीक्षण हैं जिनसे हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। तो हम आपके आने वाली वीडियो में हम टूल्स के बारे में बात करेंगे, किस डिसेबिलिटी पे कौन कौन से टूल अप्लाई कर सकते हैं, उनको अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे स्पेशल एजुकेशन में नए नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।